Assalamu alaikum, Biti, and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is chapter number 3, which is being shared on your screens. And the topic is books in pharmacy, or you can say the pharmacopoeias and the formularies. So we are talking about the different books, or you can say about the different official and non-official books regarding drugs. ठीक है, तो बेटे आप देखें ना, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ड्रग रिलेटेड स्टडी हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक्स तो होनी चाहिए ना। अगर मैं कह दूं ये बात ऐसे है, तो आप मेरे कहने पे तो नहीं मानोगे, आपने एटलीस्ट उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, उस इंफॉर्मेशन को आपने चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। यहाँ बेटे जिन सोर्सेज से ली गई है वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो बेटे उन्होंने हमें बताई हैं कि हमारे पास लिस्ट होती है मेडिसिन की, या आप कह सकते हैं कि बुक्स होती हैं हमारे पास जो कि स्टैंडर्ड बुक्स कंसिडर की जाती हैं, जहां से बेटे हम ड्रग के रिलेटेड मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं और वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में उन्होंने हमें कंप्लीट वो तीन किताब कंप्लीटली वो सारी बुक्स बता दी हुई है जो कि हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करेंगे इन फार्मेसी कोर्स। ठीक है, तो बेटे अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग। तो बेटे ऐसी किताबें जिनके अंदर किसी भी ड्रग के लिए स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस, या बेटे ड्रग्स के अलावा जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो आर नोन एज फार्माकोपियाज एंड द फॉर्मुलरीज। यानी कि बेटे उन बुक्स को जिनके अंदर स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द ड्रग, अबाउट द डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो बेटे उनको हम कहते हैं कि वो हमारे फार्माकोपियाज हैं या हमारी फॉर्मुलरीज हैं। ठीक है, they contain a list of drugs and other related substances regarding their source। अब बेटे इन बुक्स के अंदर होता क्या, हम कहते हैं ना कि ये स्टैंडर्ड बुक्स है ड्रग्स के लिए, तो बेटे इनके अंदर होता क्या है, बताया हुआ क्या होता है कि बेटे इनके अंदर बुक्स के अंदर कंप्लीट एक डिटेल्ड लिस्ट होती है अबाउट द ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस, या बेटे जो ड्रग के अलावा हम नॉन ड्रग पार्ट ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि बेटे सिर्फ और सिर्फ हमने ड्रग भी तो नहीं ना डाल देना होता, तो ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम और भी एडिशनल एजेंट्स भी ऐड करते हैं। तो उन्होंने यही बात बताई है कि उन एडिशनल एजेंट्स को, या बेटे उन ड्रग की लिस्ट को बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है इस बुक के अंदर। और बेटे अब बात आती है कि उन ड्रग्स को हम किस सोर्स से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर बेटे उन ड्रग्स की प्योरिटी को और क्वालिटी को चेक करने के लिए हम उनके ऊपर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद बेटे हमारे लिए जब हमने कोई भी एक प्रेपरेशन तैयार करनी है, कोई भी टैबलेट, कोई भी कैप्सूल, तो बेटे जब भी कोई प्रेपरेशन तैयार की जाती है तो उसके लिए क्या पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे जिससे हम वो प्रिपरेशन तैयार करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक्शन एंड यूजेस के बेटे हम देखेंगे कि उसके अंदर मौजूद उसके मुख्तलिफ एक्शंस क्या है, कि उसके क्या क्या काम है, एंड यूजेस, और बेटे उसके क्या क्या इस्तेमालात है। ठीक है, डोजेस के उसकी डोज क्या है, उसके अलावा है स्टोरेज कंडीशन के बेटे उनको हम किन किन कंडीशंस में स्टोर कर सकते हैं। बेटे ये हर ड्रग की अलग अलग स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं कि ड्रग को मैंने किस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना है, और ड्रग को मैंने किस सोर्स से obtain करना है, ड्रग के मैंने कौन कौन से टेस्ट करने हैं, ड्रग क्या क्या एक्शंस प्रोड्यूस करेगा, ड्रग किन किन डिजीजेस में यूज होगा। तो बेटे ये कंप्लीट एक डिटेल्ड लिस्ट, आप अक्सर देखें ना तो मेडिसिन जब आती है मार्केट के ऊपर तो उनको ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि बच्चे के लिए हमने ये डोज लेनी है, और इस तरह इसके अंदर इतने एमजी फ्लां ड्रग है, इतने एमजी ये चीज है। उसके अलावा ये किस किस उसके साथ ना एक पर्ची सी होती है, जो भी आप मेडिसिन लें तो एक उसको हम लीफलेट कहते हैं। ठीक है, तो बेटे उस लीफलेट के अंदर कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, केमिकल फार्मूला, यूजेस, उसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हर एक चीज, स्टोरेज कंडीशंस भी, इवन दो हर चीज बेटे एक्सप्लेन की जाती है। तो ये जो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है ये हम कलेक्ट करते हैं इन स्टैंडर्ड बुक्स से। ठीक है, तो उन्होंने हमें यही बताया कि बेटे इन स्टैंडर्ड बुक्स को हम कहते हैं कि ये हमारे फार्माकोपियाज है। ठीक है, तो हम कह देते हैं लिटरली इट मीन्स दैट इट इज, अगर हम बेटे लिटरल मीनिंग देखें
कि फॉर्मुलरी होती क्या है, तो लिटरली बेटे इसका मतलब क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन, कि बेटे किसी भी जो मेडिसिनल सब्सटेंस को या किसी भी ड्रग की जो एक लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारी फॉर्मुलरी है। ठीक है, फॉर्मुलरी बेसिकली लिस्ट को कहा जाता है। तो उन्होंने हमें ये बताया कि बेटे इट इज अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, कि बेटे ये मेडिसिनल सब्सटेंसेस की लिस्ट है, उसके साथ साथ क्रूड ड्रग्स या क्रूड ड्रग्स की एंड फार्मूला, या बेटे हम कोई मुख्तलिफ फार्मूलाज जैसे केमिकल फार्मूलाज होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं, तो बेटे ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है ये तमाम इस लिस्ट के अंदर बताई जाती है, जिसको हम कहते हैं, या बेटे हम जब भी कोई मेडिसिन तैयार करते हैं उसके लिए हमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हुए एक प्रिपरेशन को तैयार करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि बेटे जो वो फॉर्मूला होगा जो हमें प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसके साथ साथ बेटे जो कंप्लीट एक लिस्ट होती है मेडिसिनल सब्सटेंसेस की या क्रूड ड्रग्स की, उनको हम कहते हैं कि वो हमारी फार्माकोपियास हैं या फार्मुलरीज हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे आगे उन्होंने मैं बताया ऑफिशियल बुक्स एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स। तो बेटे हमारे पास जो बुक्स है ना, हमने तो पढ़ा के बुक्स इन फार्मेसी, तो बेटे हमारे पास बुक्स होती हैं दो तरह की, ऑफिशियल भी हो सकती हैं और नॉन ऑफिशियल भी हो सकती हैं। तो बेटे ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं, बेसिकली बेटे ऑफिशियल बुक्स उन बुक्स को कहा जाता है कि जिनको स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, और बेटे वो जो स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कंसिडर किया जाएगा, कि पूरी दुनिया में उन बुक्स को स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, जबकि बेटे जो नॉन ऑफिशियल बुक्स होती है ना, उनको इंटरनेशनली यानी कि आप कह सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टैंडर्ड नहीं कंसिडर किया जाता। वो जिस जगह पर लिखी जाती है, जिस मुल्क में लिखी जाती है, सिर्फ उसी में इस्तेमाल होती है, बल्कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो उनको यूटिलाइज नहीं करते। तो ऑफिशियल बुक्स में अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है दीज आर द बुक्स दैट आर रिटन, जो कि बेटे लिखी जाती हैं, कंपाइल यानी कि जो इकट्ठी की जाती है सारी इंफॉर्मेशन, एंड पब्लिश और बेटे जो शाया की जाती हैं अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी, कि बेटे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री की, जैसे बेटे अगर आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स की कोई एजेंसी है, या उसके अलावा हमारे पास कोई भी बेटे जैसे ब्रिटिश है, ब्रिटिश कोई एजेंसी है, तो जब वो खुद अपनी जेरे निगरानी कोई किताब लिखवाएगी, उसको कंपाइल करवाएगी और बेटे उसको पब्लिश कराएगी, तो उन बुक्स को हम कहते हैं कि वो हमारी ऑफिशियल बुक्स है। ठीक है, हाँ उन्होंने आगे एग्जाम्पल भी देखे बताई है, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया है, जैसे बेटे आपको फोटो में भी आगे नजर आ रही है, ब्रिटिश फार्माकोपिया 2009 यानी कि जो 2009 में लिखी गई थी। इस तरह की बेटे ये बुक्स होती हैं, और इनके अंदर हर ड्रग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, कि उस ड्रग को किस सोर्स से हासिल करना है, उसके लिए क्या क्या टेस्ट करने हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, उसके क्या एक्शन होंगे, क्या यूजेस होंगे, क्या स्टोरेज कंडीशन होंगी, बेटे ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनी ड्रग वो हमारी एक्सप्लेन की गई होती है इस ऑफिशियल बुक के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, जिसको हम बीपीसी भी कहते हैं, तो बेटे बीपीसी क्या होती है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स कहलाती है। ये भी बेटे हमारी एक ऑफिशियल बुक है। इसके अंदर भी ये आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कि किसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो बेटे ये भी हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है। उसके अलावा ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है, तो बेटे ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी भी हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है, जिसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। उसके अलावा बेटे हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और उसके जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में लिखा गया था, और आगे है नेशनल फार्मूलरी। ठीक है, ये सारी बेटे हमारे पास ऑफिशियल बुक्स है, यानी कि स्टैंडर्ड बुक्स हम जिनको कह सकते हैं। उसके अलावा है पाकिस्तान फार्माकोपिया, और लास्टली है बेटे इंटरनेशनल फार्माकोपिया। ये सारी बेटे हमारी ऑफिशियल बुक्स हैं, जिनको हम इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास है नॉन ऑफिशियल बुक्स। तो बेटे नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं, ऐसी बुक्स विच आर रिटन कंपाइल्ड एंड पब्लिश लोकली, जिनको बेटे लोकली लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि उनको लोकली ही यूटिलाइज किया जाएगा, इंटरनेशनली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो बेटे उन बुक्स को हम कहते हैं कि वो हमारी नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं, विच आर यूज एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज, जिनको बेटे सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पर, जैसे देखिए ना बेटे, अगर मैंने किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है या किसी भी ड्रग की इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, तो उसके लिए जो मैं इंफॉर्मेशन लूंगी वो बेटे हमेशा जो मेरे पास प्राइमरी रेफरेंस होगा ना, जिसको मैं फौरी तौर पर अप्रोच करूंगी, वो हमेशा मेरे पास स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, यानी कि ऑफिशियल बुक्स होंगी। जबकि बेटे अगर आप देखिए ना नॉन ऑफिशियल बुक्स क्या है,
तो नॉन ऑफिशियल बुक्स हमारी ऐसी बुक्स होती हैं जो कि बेटे लोकली लिखी जाती हैं, और इनको प्राइमरी रेफरेंस के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाता। इनको हमेशा बेटे प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इनको हमेशा सेकंड नंबर पर यूज किया जाता है अगर रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, यानी कि हम इनको स्टैंडर्ड कंसिडर नहीं करते। जैसे आप देखिए उन्होंने बताया है रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। बेटे रिमिंगटन है ना, इसको मदर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर इसके वॉल्यूम्स हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा इसको मदर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है फार्मेसी रिलेटेड इसके अंदर सारी। उसके अलावा है बेटे मर्क इंडेक्स है, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय द कैटजन है। बेटे कैटजन की एक बुक है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसके अंदर ना उसने कंप्लीट ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि एक ड्रग है उसका क्या मैकेनिज्म होगा, वो किन किन पर्पसेस में यूटिलाइज होगी, वो किन रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करेगी, क्या एक्शंस प्रोड्यूस करेगी। तो बेटे ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ड्रग एक्टिविटी आप कह सकते हैं, तो उसको एक्सप्लेन किया गया इस बुक में। उसके अलावा है बेटे ट्यूटोरियल फार्मेसी। ट्यूटोरियल फार्मेसी क्या होती है कि बेटे ये एक ऐसी फार्मेसी है कि ब्रांच है जिसके अंदर ना हमें सारा उन्होंने फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड बताया, यानी कि फिजिकल फार्मेसी रिलेटेड बताया है कि ड्रग इतनी फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी, सॉलिड फॉर्म में भी, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी। जैसे आप फार्मास्यूटिक्स पढ़े हैं तो बेटे ये कंसीडर होती है फिजिकल फार्मेसी के तौर पर। तो इसके अंदर बेटे हमारी उन्होंने तमाम बातें बताई हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ऑफिशियल बुक्स बेटे आज हमने स्टार्ट करनी है, जिसमें से पहली ऑफिशियल बुक उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है जो कि है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, तो बेटे पहली स्टैंडर्ड बुक हमारे पास आ गई ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द मोस्ट अबंडेंटली यूज फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड। कि बेटे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फार्माकोपिया है वो हमारे पास होता है बीपी। ठीक है, जिसको हम ब्रिटिश फार्माकोपिया भी कहते हैं। Today it is mostly used because of their up-to-date monograph regarding the drugs। कि बेटे मोनोग्राफ से क्या मुराद है कि उन्होंने कह रहे हैं अप टू डेट लिस्ट कह सकते हैं या अप टू डेट इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि इनको ज्यादातर वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, क्योंकि जो इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है या ड्रग्स की जो लिस्ट होती है बेटे वो अप टू डेट होती है, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म में होती है। जो जो नई रिसर्च होती है वो साथ साथ अपडेट की जाती है। ठीक है, द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बीपी इज ऑन द जनरल मेडिकल काउंसिल विच वाज गिवन टू इट इन 1858। के बेटे 1858 के अंदर इस सन में जनरल मेडिकल काउंसिल एक बनाएगी जिसके ब्रिटिश फार्माकोपिया की तमाम जिम्मेदारी दी गई कि इसके अंदर तमाम ड्रग की एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें ड्रग की तमाम चीजों के बारे में, उसके क्वालिटी टेस्ट, उसके क्वालिटी एश्योरेंस के उसके अलावा कंप्लीट लिस्ट एक ड्रग की देनी है। तो बेटे उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त के साथ साथ मॉडिफिकेशन हो रही हैं, तो मॉडिफिकेशन की भी जो सारी ड्यूटी है या जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब भी जनरल मेडिकल काउंसिल के पास ही है। ठीक है, यानी कि जितनी इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड अप होती है वो जनरल मेडिकल काउंसिल ही करती है। ठीक है, अब बेटे अब इसके नीचे एक उन्होंने बताई हुई है दिस बुक कंटेन द फॉलोइंग डेटा। अब जितनी भी बेटे हमारे पास ऑफिशियल बुक्स हैं या नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं अगर आप उन्हें देखें तो बेटे सबके अंदर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमने आपकी जो जो हर बुक ऑफिशियल के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे बेटे देखिए उन्होंने बीपी की अलहदा बताई, आगे बीएनएफ है ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी उसकी अलहदा बताई है। तो बेटे हर एक बुक के अंदर अपनी एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई हुई है, यानी कि जो कि हर बुक के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बेटे ये जैसे आप देख रहे हैं ना ऊपर उन्होंने बताया कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनरल मेडिकल काउंसिल के पास है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्माकोपिया ये आप लाजमी याद करें। लेकिन बेटे जो ये डाटा इन्होंने लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डाटा इंफॉर्मेशन यानी कि किस बुक के अंदर क्या बात बताई गई है ये आपने लाजमी याद करनी है। तो उन्होंने बताया कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग के बेटे कंप्लीट लिस्ट ड्रग की जो कि इसके अंदर गिवन है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शंस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बेटे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्रोडक्शन सेक्शन होता है जहां पर मुख्तलिफ ड्रग्स यानी कि टैबलेट्स को, कैप्सूल्स को, सिरप्स को, सस्पेंशंस को, हर चीज को अलहदा अलहदा तैयार किया जाता है उस प्रोडक्शन सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया है कि बेटे उस प्रोडक्शन सेक्शन के अंदर जब ड्रग बन रहे होते हैं ना तो बेटे एट द टाइम ऑफ प्रेपरेशन होता क्या है कि उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं, डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग्स की जाती हैं, यानी कि बेटे रैंडमली बीच में से सैंपल उठाया जाता है और चेक किया जाता है कि जो हमारी क्वालिटी हमारी है इंफॉर्मेशन है रिक्वायर्ड
उसके मुताबिक जो हमारा ड्रग है वो उस डाटा को फुलफिल कर रहा है या नहीं। जैसे मैं चाहती हूँ कि बेटे मैंने किसी भी ड्रग की रैंडमली उठा के पीएच चेक कर ली, किसी भी ड्रग की डिसोल्यूशन चेक कर ली कि वो डिसॉल्व किस पीएच पे होगा, किसी भी ड्रग की डिसइंटीग्रेशन चेक कर ली, तो बेटे ये मुख्तलिफ हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ द डोजेज फॉर्म, और बेटे अब हर डोजेज फॉर्म, जैसे लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसके अलग टेस्ट होते हैं, सॉलिड डोजेज जैसे ये है टैबलेट्स कैप्सूल्स हैं बेटे इनके अलग टेस्ट हैं, सिरप्स वगैरह होते हैं इनके अलग टेस्ट होते हैं, जैसे आप घरों में ये ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह लगाते हैं तो बेटे इनके अलग टेस्ट होते हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटे हर डोसेज फॉर्म का जो जो टेस्ट होगा जो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो बेटे वो हमारे टेस्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर गिवन होती है। जैसे हम इंडस्ट्री के अंदर चेक करना चाहते हैं कि हमारे ड्रग की क्वालिटी क्या है, ये जो ड्रग हम अभी बना रहे हैं या जो ड्रग बन चुका है, आया वो क्वालिटी के मुताबिक है या नहीं है। तो बेटे वो जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है ना, वो हमारी इन बुक्स के अंदर गिवन होता है। और लास्ट पे अगर आप देखें तो उन्होंने हमें बताया है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ द ड्रग्स, कि बेटे हमने ड्रग्स को आइडेंटिफाई भी करना होता है। हर ड्रग की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी आप कह सकते हैं कि कैपेबिलिटीज होती हैं, उनके मुताबिक उनको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो उनको एनालाइज करने के लिए हम उनके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो बेटे वो सारे टेस्ट जो होते हैं वो आपकी इस ऑफिशियल बुक के अंदर गिवन है, जिसको हम ब्रिटिश फार्माकोपिया कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी है, वह जिसको हम बीएनएफ भी कहते हैं। तो बेटे बीएनएफ क्या है कि ये बेटे हमारे पास ये भी एक ऑफिशियल बुक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये ब्लू सी एक जिल्द है, आपको सामने उन्होंने फोटो में भी दिखाया हुआ है। अब बेटे बीएनएफ क्या है, यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। और बेटे इसकी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बीएनएफ की, वो जनरल मेडिकल काउंसिल और रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों के ऊपर, यानी कि ये दोनों जो सोसाइटीज हैं, इन दोनों सोसाइटीज के पास बेटे इस बुक की जिम्मेदारी है इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना और टाइम टू टाइम बेटे इसको मॉडिफाई करना, ये इन दोनों काउंसिल्स के पास आता है। ठीक है, अब हमारे पास बेटे जब भी हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां पर जाने से पहले हमने एक रजिस्ट्रेशन एग्जाम होता है जो पास करना होता है। तो उन्होंने बताया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, दोनों के अंदर हमारे पास जो बेटे रजिस्ट्रेशन टेस्ट होता है उसके लिए स्टैंडर्ड बुक इसको माना जाता है। ठीक है, बीएनएफ को। ठीक है, अब बेटे इस बुक के अंदर हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होती है रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग, कि बेटे इसके अंदर हमें एक ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं एक ड्रग ले रही हूँ तो ये ड्रग बेटे और किन किन चीजों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे बेटे कोई से दो ड्रग्स अक्सर ऐसे भी होते हैं जो आप इकट्ठे नहीं ले सकते, अगर आप इकट्ठे लेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को या तो कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, तो दोनों ही हालतें बेटे नुकसानदेह हैं। तो हमें एक ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये मेरा ड्रग है, ये किन किन चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है, या बेटे किन किन कंडीशंस में मैंने इसको देना है और कितनी कितनी डोज में देना है, और दिन में कितनी दफा देना है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बेटे ये जो सारी है ये क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कहलाते हैं। अब बेटे आपने ड्रग ले लिया, अब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, जाकर कैसे एब्जॉर्ब होगा, और कैसे बेटे आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ जाकर वो बाइंड करता है और वहां से बेटे डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज करता है, और रिजल्टेंट आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आता है। तो उन्होंने यही बात की है कि बेटे इसके अंदर उन्होंने हमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट यानी कि क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल तमाम एस्पेक्ट्स बता दिए गए हैं। उसके अलावा बेटे इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी, यानी कि बेटे जब आपने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो किस तरह लिखनी है। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें पेशेंट का नाम, उसका डेटा, उसका जेंडर, उसके बाद बेटे जिसके ऊपर पेशेंट डॉक्टर सारी एक पेशेंट को मेडिकेशन लिख के देता है, फिर उसके लिए बेटे डोज लिख के देता है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है, फिर साथ जो जो चीजें लेनी है और जो जो चीजें नहीं लेनी वो बताता है, और फिर ये भी नीचे एक्सप्लेन करता है कि ये रिफिल हो सकते हैं, यानी कि यही पर्ची दिखाकर आप दूसरी दफा भी दवाई ले सकते हैं या नहीं। तो बेटे ये एक प्रिस्क्रिप्शन का कंप्लीट डिटेल है जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे भी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रिस्क्रिप्शन का भी जो पेपर में आता भी है, तो इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। लेकिन बेटे एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी इस बुक के अंदर बताई हुई है। और बेटे लास्ट पे अगर आप देखें कि नॉलेज रिगार्डिंग द रीफिलिंग एंड द प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, और बेटे किस तरह आप एक प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करोगे और
आप अपनी रिफिलिंग कर सकते हैं, यानी क्योंकि बेटे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिफिल नहीं कर सकते, जैसे कुछ ड्रग्स हैं जिनमें बेटे मॉर्फिन या कोडीन या इस तरह के कंटेंट्स पाए जाते हैं ना, तो उनको हम रिफिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने यही बात बताई है कि इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि किन किन ड्रग्स को रिफिल किया जा सकता है, किन को नहीं किया जा सकता। और बेटे जब एक डॉक्टर पर्ची लिख के भेजता है, तो जब पर्ची आपके पास आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। हैंडलिंग इस तरह होती है कि आप उसको बेटे सबसे पहले केयरफुली रीड करते हैं अच्छे तरीके से कि डॉक्टर ने क्या क्या मेडिकेशन लिख के दी है, या जो ड्रग आप लिख के दिए हैं 4-5 उनकी आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, या एक दूसरे के साथ रिएक्ट तो नहीं करते। फिर बेटे आप डोज कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ फार्मूला लगाते हुए, क्योंकि बच्चे भी होते हैं ना, बच्चों के लिए तो फिर डोज हम कम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे आप डोज कैलकुलेशन करते हैं, फिर आप मेडिकेशन को तैयार करते हैं, फिर आप उसकी प्राइसिंग करते हैं, और फिर बेटे अपने पेशेंट को डिलीवर करते हैं। तो ये सारी प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के स्टेप्स हैं जो कि बेटे इस बुक के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं।